जय हिंद एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम आदित्य है और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एके में। आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को रिफ्ट वैली और एक्सोजेनेटिक फोर्सेज के बारे में पढ़ाने वाला हूं। और जितने भी हमारे नए व्यूवर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारी एक पूरी कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी की बुक जो कि बेसिकली सविंदर सिंह सर द्वारा लिखी गई है उसको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा और आप लोगों को इस तरह से समझाने का प्रयास करूंगा कि जब आप बुक पढ़ने जाएं तो बुक आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं आप लोगों से बुक पढ़ने की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार होता है ऐसा है कि आप कितनी भी यूट्यूब से वीडियो लेक्चर्स देख लेते हैं, आपको जो टॉपिक होता है समझ में नहीं आता है जब तक कि आप उसको बुक से पढ़ के खुद समझने का प्रयास नहीं करें। ठीक है, और अगर आपका जो एम है उसमें सफलता पाने के लिए आपको पढ़ाई का मार्ग पकड़ना पड़ता है तो बिना बुक पढ़े आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, बुक पढ़ना आपके तब कंपलसरी हो जाता है। ठीक, तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। सबसे पहले हम रिफ्ट वैली का मतलब जानने प्रयास करते हैं कि आखिर रिफ्ट वैली क्या होती हैं। तो a rift valley can be defined as long, deep, narrow trough valley bounded by one or more parallel normal fault। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, तो आइए इसको हम इस इमेज के द्वारा समझने प्रयास करते हैं। तो रिफ्ट वैली बेसिकली उस वैली के स्ट्रक्चर को बोलते हैं या उस ट्रफ के स्ट्रक्चर को बोलते हैं। ट्रफ बेसिकली क्या होती है, तो ट्रफ को बेसिकली मान लीजिए अगर आपने फोल्डिंग और फॉल्टिंग पढ़ रखा हो तो आप बेसिकली जानते होंगे कि ट्रफ क्या होती है। मान लीजिए हमारी कोई स्ट्रक्चर होगी अर्थ के ऊपर, तो उस स्ट्रक्चर का इस स्ट्रक्चर का जो सरफेस है इसका जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है उसे बेसिकली क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक मिनट मैं इसको हटा दूँ। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी वैली या ट्रफ का स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही लॉन्ग हो, डीप हो यानी गहरी हो और चौड़ी हो, जो कि बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है जो कि बेसिकली आपकी किसी नॉर्मल फॉल्ट से एक या उससे ज़्यादा नॉर्मल फॉल्ट से क्या हो, बाउंडेड हो या घिरी हो। ठीक है, इसका मतलब आई थिंक रेट वैली मतलब समझ में आ गया होगा। यानी कि अ रिफ्ट वैली कैन बी डिफाइंड एज लॉन्ग, व्हाट वी से दैट, नैरो, डीप ट्रफ और वैली bounded by one or two what we can say that normal fault is known as rift valley। ओके, अब हम बात करते हैं बेसिकली कि रिफ्ट वैलीज हमारी कैसे फॉर्म होती है। देखिए, रिफ्ट वैलीज की ओरिजिन जो होती है उसकी जो थ्योरी है उसके बेसिकली कोई ऐसी अभी तक प्रेजेंट टाइम में ऐसी कोई कॉमनली एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं निकली है जिसे हम बता सकें कि रिफ्ट वैली जो हो हमारी इसी ओरिजिन इसी तरह से बनी होगी। पर इसके बाद भी हम आइए उन थ्योरीज को जानने प्रयास करते हैं कि बेसिकली वो कौन सी थ्योरीज हैं जो कि अभी तक दी गई हैं लेकिन कॉमनली एक्सेप्ट नहीं की गई। उसके पहले आइए हम जान लेते हैं, ये वाली लाइन को पहले समझ लेते हैं कि रिफ्ट वैलीज आर एक्चुअली फॉर्म। बेसिकली रिफ्ट वैलीज हमारी कैसे फॉर्म होती है। देखिए, मान लीजिए ये हमारी क्या हुई, कोई प्लेट हो गई। ठीक है, क्या हुई, हमारी कोई प्लेट हो गई। अब इसके पीछे कुछ लोग का ये कहना होता है कि रिफ्ट वैली हमारी टेंशनल फोर्स के कारण बनती है और कुछ लोग का ये कहना होता है कि रिफ्ट वैली हमारी क्या होती है, कंप्रेशनल फोर्स के कारण होती है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या हुई, एक कोई फोर्स लगी जिसके कारण टेंशनल या कंप्रेशनल कोई, अभी यहाँ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फोर्स की बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल फोर्स की मान लीजिए बात कर रहा हूँ, जिसके कारण हुआ क्या कि इस पॉइंट पे बेसिकली क्या हुई, एक दरार पड़ गई, एक क्रैक पड़ गई इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद और जो फोर्स थी वो और जो मजबूत हुई तो क्या हुई, यहाँ पे भी आपकी क्रैक पड़ गई, एक दरार पड़ गई। तो हुआ क्या, जब ये क्रैक पड़ी तो ये जो मिडल वाला पोर्शन था वो क्या हुआ, नीचे की तरफ आपका धंस गया, नीचे की तरफ बेसिकली चला गया और यहाँ पे बेसिकली एक ओपन स्पेस आपका जनरेट होगा। जाहिर सी बात है कि जब ये वाला पोर्शन आपका क्या होगा, नीचे की तरफ धंसेगा। ठीक है, यानी कि ये हमारी, अरे क्या हो रहा है, यानी कि ये हमारी हो गई एक और ये वाला पोर्शन क्या था आपका नीचे की तरफ आ गया। तो क्या होगा, यहाँ पे एक आपकी ओपन स्पेस जनरेट होगा और इसी ओपन स्पेस को पूरा स्ट्रक्चर को लेकर क्या कहा जाता है, एक वैली कहा जाता है। अब इसमें सवाल आता है नॉर्मल फॉल्ट वाली चीज़, हमें उसको आपको समझाने प्रयास करता हूँ
किस तरह से नॉर्मल फॉल्ट के गिरी होती है। देखिए फॉल्टिंग क्या होती है, ज़्यादा से नॉर्मल फॉल्ट की अगर बात करूँ, नॉर्मल फॉल्ट और जो भी फॉल्ट थी आपकी, उसके अलावा एक और रिवर्स फॉल्ट थी, उसे मैं आपको पिछले क्लास के लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो एक बार फॉल्ट बेसिकली समझ लेते हैं क्या होता है शॉर्ट में। तो फॉल्ट बेसिकली मान लीजिए ये हमारी स्ट्रक्चर होगी, तो फॉल्ट में ये कहना होता है कि टेंशनल फोर्स के कारण, खिंचाव के कारण, कंप्रेशनल फोर्स के कारण, तो फॉल्ट में भी जानते हैं कई जगह टेंशनल के कारण भी होती है, कंप्रेशनल के कारण। तो यहाँ पे बेसिकली किसी प्लेट में हमारी या रॉक में बेसिकली दरार पड़ गई, और ये दरार पड़ने वाली जो पोर्सन थी बेसिकली हमारे नीचे तरफ चली गई। तो कुछ तरह की प्रक्रिया यहाँ भी हो रही है, इसीलिए ये एक तरफ ये तरफ से ये नॉर्मल फॉल्ट वाली हो गई, एक तरफ से ये नॉर्मल फॉल्ट होगी। इसीलिए ड्रिफ्ट वैली का मतलब कहा जाता है कि अलॉन्ग डीप एंड नैरो, क्या बोलते हैं आपकी, ट्रफ या वैलीज, जो कि बेसिकली दो नॉर्मल फॉल्ट से सराउंडेड हो, दो यार उससे ज़्यादा नॉर्मल फॉल्ट बेसिकली सराउंडेड हो। ठीक है, तो ये थी बेसिकली फॉर्मेशन की। अब बेसिकली रिफ्ट वैली जो होती है, इसको एक ग्रेबिन वर्ड होता है जो कि बेसिकली जर्मनी का है वर्ड जो है उसका, उससे इसको क्या किया जाता है, कई बार कहा जाता है, जिसका मतलब बेसिकली ग्रेबिन का मतलब होता है ट्रफ लाइक डिप्रेशन। ठीक है, तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ग्रेबिन और रिफ्ट वैली के बीच का डिफरेंस बताने का प्रयास किया उनके साइज के आधार पर, डायमेंशन के आधार पर। उनका ये कहना था कि ग्रेबिन जो होता है वो रिफ्ट वैली के कंपैरिजन में साइज में छोटा होता है, पर जो डिफरेंस, सामान्य डिफरेंस है, ये कुछ लोगों द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं था। यानी कुछ लोगों ने तो जो जिन लोगों ने बताया ये डिफरेंस के बारे में, वहीं पे कुछ लोग और थे जिन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। इसीलिए ये जो ग्रेबिन और रिफ्ट वैली जो टर्म होती हैं, इनको कई बार बेसिकली कह सकते हैं सिनोनिम के तौर पे यूज़ किया जाता है, सेम वर्ड के तौर पे यूज़ किया जाता है। रिफ्ट वैली जो हमारी होती है ये हमारी लैंड के ऊपर और ओशियन के बॉटम पे यानी सी फ्लोर पे भी हमारी पाई जाती हैं। इसके बाद अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें रिफ्ट वैलीज की, तो राइन रिफ्ट वैली, जॉर्डन रिवर वैली, डेथ वैली, नर्मदा वैली, दामोदर वैली, ये सब बेसिकली कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारी रिफ्ट वैली की। ठीक है, एक काम करिएगा, एक काम देता हूँ बेसिकली, मैं वर्क देता हूँ करने खुद समझने का, अगर आप चाहते हैं रिफ्ट वैली समझने का। जितनी भी मैंने बेसिकली दे रखी है, या गूगल से आप और भी रिफ्ट वैलीज के एग्जाम्पल देख लेना, उनका बेसिकली एक मैप में लोकेशन, बेसिकली एक मैप ले लेना, उस पर उनका लोकेशन पता करके गूगल से मार्क कर लेना। उसके बाद आपकी बुक के अंदर बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक वाले चैप्टर के अंदर प्लेट टेक्टोनिक उसका मैप दे रखा है कि प्लेट टेक्टोनिक हमारी बाउंड्रीज क्या क्या है। उसके बाद एक वॉल्केनिक इरप्शन जहाँ जैसे हमारी होती है एक्टिव वॉल्केनो, इन तीनों एरिया को बेसिकली एक बार समझ लेना, या तीनों मैप को सामने रख के इन तीनों को बेसिकली गहराई समझने का प्रयास करना, तभी जो है आपको ओरिजिन के बारे में, फिर रिफ्ट वैली की जो थ्योरीज हैं आपको बढ़िया से समझ में आएंगी। अभी मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे अभी आप जब पढ़ोगे समझ में आ जाएगा ये, अभी आगे जब चलेंगे हम। तो उसके बाद हम बात करते हैं बेसिकली इसकी ओरिजिन के, रिफ्ट वैलीज की ओरिजिन के बारे में। तो मैनी साइंटिस्ट हैव गिवन देयर व्यू रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ रिफ्ट वैलीज, बट उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो स्टिल कंट्रोवर्शियल, और जैसे मैंने बताया कि अभी तक कोई भी ऐसी कॉमनली एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं निकाली जा सकी जो कि रिफ्ट वैली के ओरिजिन के बारे में बता सके। उसके अलावा भी जो पहले थ्योरीज आई है उनको एक बार देख लेते हैं। हालांकि जो थ्योरीज हम पढ़ेंगे इनको रिजेक्ट कर दी गई थी। द हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ रिफ्ट वैलीज आर जनरली ग्रुप्ड इन टू कैटेगरीज। पहली आती है कि टेंशनल हाइपोथेसिस, उसके बाद आती है क्या, कंप्रेशनल हाइपोथेसिस। न्यू का एक एक करके हम देखते हैं। टेंशनल हाइपोथेसिस की अगर बात करें, टेंशनल हाइपोथेसिस ये कहती है कि मान लीजिए इनका इस हाइपोथेसिस का कहना है कि जैसा मैंने बताया था कि क्रस्ट में क्या होता है कि क्रस्ट जो होता है बेसिकली ये क्रैक पड़ने के बाद जो मिडल पोर्शन होता है वो हमारा नीचे चला जाता है। उसी तरह से इस टेंशनल हाइपोथेसिस में साइंटिस्ट लोगों ने इसको एक बेसिकली बिल्डिंग के जो आर्क होती है उसे की स्टोन से कंपेयर करने का प्रयास किया। बेसिकली बिल्डिंग के ये देख सकते हैं ना, इसी को बेसिकली बिल्डिंग का आर्क कहा जाता है, और ये जो पार्ट होता है इसे बेसिकली की स्टोन के आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो बिल्डिंग की आर्क होती है, मान लीजिए ये आर्क जो होती है किसी कारण द्वारा इस वाले एरिया में इनकी क्या हुआ, क्रैक जनरेट हुआ, या इसकी जब बनते टाइम जिसने बनाया वो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं ठीक तरह से नहीं बनाया, तो क्या हुआ, भूकंप के कारण या किसी मूवमेंट के कारण क्या हुई, ये बेसिकली क्रैक जनरेट होने के बाद ये और की स्टोन थी बेसिकली आपके नीचे पड़ गई, और यहाँ पे क्या हुआ, हॉलो स्पेस जनरेट हुआ। इसी तरह से आप देख सकते हो क्रस्ट पार्ट में भी होता है। तो उन्होंने क्या किया, इसी को बेसिकली सिमिलरिटी बताया, लेकिन इसमें एक चीज़ आती है, क्या होता है कि जो कीस्टोन होता है और जो खाली जगह था बेसिकली क्या कहा गया, इसको रिफ्ट वैली कहा गया, कंपेयर किया गया। लेकिन कीस्टोन में क्या होता है, जैसा कि आप इसके नीचे देख सकते हैं, नीचे वाला जो एरिया है इसमें पूरी तरह से खाली होता है, लेकिन अगर वहीं क्रस्ट की नीचे के एरिया की बात करें
तो पूरी तरह से खाली नहीं होता, उसके नीचे हमारी एस्ट्रोस्फीयर आ जाती है, फिर उसके अंदर हमारी मैग्मा आ जाती हैं, ठीक है। तो खाली नहीं होता है, इसलिए इस थ्योरी को बेसिकली रिजेक्ट क्यों किया अभी हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली थ्योरी यही कहती है, इसी से कंपेयर करती है, यानी कि अकॉर्डिंग दिस कॉन्सेप्ट जो रिफ्ट वैलीज है बेसिकली उनको रिलेटेड किया गया एक हॉलो स्पेस से, जो कि बेसिकली की ड्रॉपिंग, जो कि बेसिकली बिल्डिंग के जो आर्क होती है उसकी जो की स्टोन से जो ड्रॉप होने के बाद जो हॉलो स्पेस बनता है उससे कंपेयर किया गया, ठीक है। इन अदर वर्ड एक ओपन स्पेस बन जाता है आर्क के मिडल पोर्शन पे बेसिकली, जब क्या होता है की स्टोन आपका फॉल हो जाता है। उसी तरह से एक ड्यू टू बेसिकली क्रैक डेवलप होने के बाद, उसी तरह से जब दो पैरेलल क्रैक के बीच में क्या होती है, बेसिकली पैरेलल रॉक के बीच में जब क्रैक डेवलप होती है तो टेंशनल फोर्स के कारण रॉक जो होती है हमारे क्या होती हैं, खींचने चली जाती हैं, और जो साइड ब्लॉक होती हैं बेसिकली ऑन द साइड ब्लॉक ऑन अदर साइड ऑफ टू क्रैक और फ्रैक्चर आर क्या होती हैं, पुल्ड अपार्ट हो जाती हैं ड्यू टू टेंशनल फोर्स, और जो मिडल पोर्शन होता है वो बेसिकली डाउनवर्ड मूव कर जाता है, थस एक ओपन स्पेस फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे आपको सिमिलरिटी दिख रही होगी ना कि स्टोन के बीच में और इसके बीच में, ठीक। और यही ओपन स्पेस को बेसिकली रिफ्ट वैलीज कहा जाता है, लेकिन इसे रिजेक्ट क्यों किया है उस रीजन को हम देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कीस्टोन के बीच में एक नीचे एक ओपन स्पेस होता है, लेकिन क्या होता है इसलिए वो आसानी से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम क्रिस्टल रॉक के नीचे की स्पेस की बात करें तो कहीं ओपन स्पेस नहीं होता है, ठीक है। इसलिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको नीचे तरफ जाने में। जो फॉल्टेड मिडल ब्लॉक होता है वो तभी इजीली स्लिप डाउन हो सकता है नीचे, जब वो क्या करे उसके नीचे की मैग्मा जो पड़ी होती है उसको क्या करे हटा सके, डिस्प्लेस कर सके, ठीक है। अगर इस प्रोसेस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मान लीजिए उसमें क्या किया, मैग्मा को बेसिकली डिस्प्लेस कर दिया, तो होगा क्या, इफ दिस प्रोसेस इज एक्सेप्टेड देन फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली मस्ट बी फॉलोड बाई क्या होगा, वॉल्केनिक एक्टिविटीज। इसको मैं आपको यहाँ समझाने प्रयास करूँ तो जैसा कि टेंशनल हाइपोथेसिस हमने क्या देखा कि ये बेसिकली हमारी थी एक क्रिस्टल रॉक हो गई, इस पर टेंशनल फोर्स लगी, टेंशनल फोर्स के कारण क्या हुई, दोनों खींचना शुरू हो गई, क्रैक जनरेट हुआ, क्रैक जनरेट होने के बाद जो मिडल पोर्शन था क्या वो नीचे तरफ चला गया। लेकिन नीचे के एरिया में क्या था, नीचे के एरिया बेसिकली हमारी एस्ट्रोनोस्फीयर, उसके बाद एस्ट्रोनोस्फीयर जैसा हम जानते हैं सेमी लिक्विड फॉर्म में होती है तो उसमें आसानी से चली गई। लेकिन जब मैग्मा में चैम्बर में आई तो क्या हुई, जब जाहिर सी बात है नीचे किसी चीज़ को हम दबाएंगे तो उसके नीचे जो एयर स्पेस होता है उसका क्या होता है, प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। उसी तरह से यहाँ तो क्रैक जनरेट हुआ था तो मैग्मा जब नीचे दबा तो यहाँ का एरिया खाली हुआ, और जब मैग्मा दबेगा प्रेशर जनरेट होगा, मैग्मा क्या होगी आपकी इस क्रैक के द्वारा आपकी ऊपर आने चाहिए थी, ऊपर आके बेसिकली वॉल्केनिक इरप्शन होना चाहिए था। पर ऐसा देखा गया कि कहाँ थे हम, हाँ, ऐसा देखा गया कि विच में लीड टू वॉल्केनिक इरप्शन, बट सेवरल रिसर्च जो होती हैं कि जो ट्वेली की जो फॉर्मेशन होती है वो बेसिकली हमेशा वॉल्केनिक इरप्शन से एसोसिएटेड नहीं होती है। अभी मैंने एग्जांपल जो बताया था ना वॉल्केनिक वाला, इसमें मैंने आपको मैप देखने बताया था, इसीलिए मैंने बताया था कि वॉल्केनिक इरप्शन का भी जो मैप होगा वो आपने देख लेना, फिर प्लेट टेक्टोनिक की जो बाउंड्रीज वाली होती है मैप उसको भी एक बार देख लेना, तब जो है आपको बढ़िया समझ में आएगी। थस द टेंशनल हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ द रिफ्ट वैलीज इज रिजेक्टेड ऑन दिस ग्राउंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंप्रेशनल हाइपोथेसिस में। जाहिर सी बात है टेंशनल पे हटा दिया गया तो कंप्रेशनल में कुछ और लोग आए, तो उन लोग का नाम बेसिकली था वेलैंड, बेली विल्स, वॉरेन डी स्मिथ, ईसी बुलार्ड, ठीक है। इसमें से वेलैंड ने लेक एल्बर्ट नाम की एक जगह है और रूवेंजेरी सेक्शन नाम की जगह, उसके स्टडी के आधार पर, और बेली विल्स ने डेड सी के स्टडी के आधार पर अपनी एक कॉन्सेप्ट थी जिसमें उनका ये कहना था कि जो रिफ्ट वैलीज हमारी हैं वो टेंशनल फोर्स से ना बन के बेसिकली कंप्रेशनल फोर्स के कारण बनी है। तो होता क्या है, कंप्रेशन फोर्स ड्यू टू इंटेंस होरिजोंटल बेसिकली due to intense compressional the side block are thrown up along the thrust fault in the form of host। इसको बेसिकली मैं आपको यहाँ समझाने प्रयास करूँ। मान लीजिए अभी तक हमने टेंशनल में देखा था, कंप्रेशनल में ये होता है कि हमारी ब्लॉक हुई तो इस पर क्या होगा, बेसिकली पहले कंप्रेशनल फोर्स लगेगा। तो ये जब कंप्रेशनल फोर्स शुरुआत में नॉर्मल होता है, नॉर्मल जब लगेगा तो क्या होगा, सिकुड़ना पहले शुरू, किसी चीज़ पर जब दबाव डालेंगे पहले क्या होगी, फोम की एग्जाम्पल किसी कठोर चीज़ पे क्या होगा, पहले धीरे धीरे वो सिकुड़ेगी, सिकुड़ने के बाद जब एक समय आए जब दबाव हम ज़्यादा उसके पर बढ़ा देंगे तो क्या होती है, टूट जाती है। उसी तरह से जब हमने इसके रॉक के स्ट्रेंथ से ज़्यादा उस पर जब दबाव पड़ा तो बेसिकली इसमें क्रैक जनरेट हो गया, पहले क्रैक यहाँ जनरेट हुआ, फिर उसी तरह से क्रैक यहाँ पे आपका जनरेट हुआ। जब क्रैक जनरेट होने के बाद क्या हुआ,
ये वाला जो आपका हिस्सा था और ये वाला हिस्सा था बेसिकली कंप्रेशनल फोर्स की बढ़ने की वजह से ये ऊपर तरफ जाना शुरू कर दिया, ऊपर तरफ जाना शुरू कर दिया। ठीक, तो ऊपर तरफ ये जाएगा तो क्या किया, नीचे जो मिडल पोर्शन था इसको क्या किया, नीचे तरफ दबाना शुरू कर दिया। ठीक है, नीचे दबाना शुरू किया तो नीचे नीचे तरफ जब ये गया तो क्या हुआ, यहाँ पे एक हॉलो स्पेस क्रिएट हुआ, और जब हॉलो स्पेस क्रिएट हुआ तो बेसिकली यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे वहाँ पे एक रिफ्ट वैली बन गई, ये थी कंप्रेशनल फोर्स के अंदर। लेकिन सवाल फिर इसमें भी वही आता है कि इस मैग्मा का क्या हुआ, जब क्रैक जनरेट हुआ तो मैग्मा क्या होना चाहिए था, मैग्मा को बाहर आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद आइए हम देखते हैं, अपने पेपर पढ़ भी लेते हैं इसको। तो ड्यू टू इंटेंस कंप्रेशन साइड ब्लॉक्स थे बेसिकली ऊपर तरफ चले जाते हैं अलोंग द थ्रस्ट फॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ बेसिकली हॉस्ट के फॉर्म में। ये जो बेसिकली हमारे अपथ्रोन ब्लॉक थे इन्हें ओवर थ्रस्टिंग रिफ्ट ब्लॉक कहा जाता है, यानी जो ब्लॉक आपकी साइड से ऊपर आए थे उन्हें बेसिकली ओवर थ्रस्टिंग रिफ्ट ब्लॉक कहा जाता है। ठीक, उसके बाद द मिडल पोर्शन इज फोर्स्ड तो क्या होता है, स्लिप डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ द प्रेशर रिजल्टिंग फ्रॉम द राइजिंग साइड ब्लॉक। ठीक, उसके बाद थस जो डाउनवर्ड स्लिपिंग ब्लॉक था आपका मिडल पोर्शन का उसे बेसिकली क्या कहा जाता है, रिफ्ट ब्लॉक कहा जाता है, यानी साइड वाले ब्लॉक को ओवर थ्रस्टिंग रिफ्ट ब्लॉक और बीच वाले ब्लॉक को रिफ्ट ब्लॉक कहा जाता है, तो कि बेसिकली ऊपर तरफ नैरो होता है और नीचे तरफ ब्रॉडर होता है। ठीक, इन अदर वर्ड रिफ्ट वैली बेसिकली एज आर फॉर्म ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ मिडल ब्लॉक डाउनवर्ड बिटवीन टू राइजिंग साइड ब्लॉक कॉज्ड बाय थ्रस्ट फॉल्टिंग अंडर द इम्पैक्ट ऑफ कन्वर्जेंट कंप्रेसिव फोर्स। ठीक, अब इसी को बेसिकली एक इसी बिल्डर नाम के व्यक्ति थे, उनका ये कहना था, इन्होंने भी कंप्रेशनल फोर्स के अंडर ही बताया था, लेकिन उनका ये कहना था ये जो प्रोसेस होता है बेसिकली 3 स्टेज के अंदर होता है। जैसा हमने देखा था ना, ये वाला कहाँ गया भाई, आज हाँ हमने देखा था ना, उनका पहले स्टेज उनका ये कहना था कि मान लीजिए, इसको हम यहाँ बढ़िया समझने का प्रयास करते हैं। पहले स्टेज में उनका ये कहना था, पहले स्टेज में क्या कहना था कि मान लीजिए हमारी क्या हुई, क्रस्ट हुई। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स लगा, तो उनका ये कहना था पहले स्टेज में कंप्रेसिव फोर्स का कारण जब इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, रॉक से ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, यानी रॉक की स्ट्रेंथ से ज़्यादा इसकी जब स्ट्रेंथ बढ़ गई तो वह क्या, इस वाले पोर्शन पे एक पॉइंट, मान लीजिए इसको हमने क्या लिया, बी पॉइंट ले लिया, तो यहाँ बेसिकली एक क्रैक जनरेट हो गया। क्रैक जनरेट होने के बाद फिर जब आपका कंप्रेसिव फोर्स बढ़ता गया, कंटिन्यू उसी मतलब बढ़ता गया, तो हुआ क्या कि ये जो क्रैक जनरेट हुआ था आपका बेसिकली ये वाला पोर्शन बेसिकली आपका ऊपर तरफ चला गया। क्या हुआ, ऊपर तरफ चला गया। ऊपर तरफ चलने के बाद मान लीजिए इसको ए पॉइंट हमने मान लिया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, आपका सी पॉइंट हो गया। तो हुआ क्या, ऊपर चलने के बाद ये बी से सी वाला जो पार्ट था आपका बेसिकली ये वाला एरिया था, इसको क्या किया, नीचे दबाना शुरू कर दिया। ठीक, उसके बाद हुआ क्या, जैसे जैसे आपका क्या बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स आपका बढ़ता गया, तो हुआ क्या, फिर यहाँ पे बी सी का जो सबसे ऊंचा वाला पार्ट था वहां से फिर एक क्रैक जनरेट हुआ। क्या हुआ, वहां से भी एक, यानी सबसे बीसी वाले एरिया के सबसे ऊंचे वाले पार्ट से क्रैक जनरेट हुआ, यानी इसको डी पार्ट मान लीजिए। तो यहाँ पे एक बी पॉइंट पे क्रैक जनरेट हुआ, डी पॉइंट पे क्रैक जनरेट हुआ। फिर क्या हुआ, जैसे ये ऊपर जाने शुरू किया वैसे ये भी आपका ये बेसिकली ये जितना था ए बी से क्रैक जनरेट होना, ये और ये ए बी वाला पार्ट ऊपर जाने फर्स्ट स्टेज में। फिर दूसरे स्टेज में डी वाले पार्ट पे क्रैक जनरेट होना। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उस डीसी वाले पार्ट को ऊपर जाना, ये सेकंड स्टेज में। फिर थर्ड स्टेज में उनका ये कहना था कि बीडी वाला पार्ट था जब ये ऊपर जाने लगा तो बीडी वाला पार्ट नीचे तरफ दबना शुरू हुआ, और नीचे दब के बेसिकली यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हुआ, स्पेस क्रिएट होकर बेसिकली आपका रिफ्ट वैली बन गया। तो ये थे बेसिकली 3 स्टेज के कारण। आइए 3 स्टेज के अंदर इन्होंने बताया था, उस स्टेज को बेसिकली हम देख लेते हैं एक बार। कहाँ थे भाई, आजा, हाँ। तो देयर इज कंप्रेशन इन द क्रिस्टल रॉक बेड ऑफ द रिजिड पार्ट ऑफ प्लेट्यू ड्यू टू एक्टिव हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ठीक, उसके बाद 1 मिनट होल्ड करिएगा। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, फिर जैसे जैसे आपका कंप्रेशन बढ़ता गया तो उनके अंदर क्या हुआ, बकलिंग सिकुड़ना शुरू हो गया। फिर जैसे जैसे और भी कंप्रेसिव फोर्स बढ़ा, फर्स्ट स्टेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर जैसे जैसे आपका और फोर्स बढ़ा तो क्या हुआ, जो आपके कंप्रेशन के कारण जब वो फोर्स आपका रॉक की स्ट्रेंथ से ज़्यादा बढ़ गया तो बेसिकली ए पॉइंट पे जैसे मैंने बताया था स्पीकर उसके अंदर एक बेसिकली आपका क्रैक जनरेट हो गया क्रिस्टल रॉक के अंदर, और जो क्रैक था बेसिकली और बढ़ता गया ड्यू टू कंटिन्यूअस इंक्रीज इन कंप्रेसिव फोर्स। ये था बेसिकली आपका फर्स्ट स्टेज के अंदर, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो ए पॉइंट पे क्रैक जनरेट हुआ। उसके बाद सेकंड स्टेज में हुआ क्या कि क्रैक के फॉर्मेशन की वजह से जो वो पोर्शन था बेसिकली
ये वाला पोर्शन आपका ऊपर तरफ ओवरराइड करना शुरू हो गया, ठीक है। इस प्रोसेस को बेसिकली थ्रस्टिंग कहा जाता है। ऑन अदर हैंड जो सेकंड पार्ट थ्रोन डाउनवर्ड था वो रिलेटिव जो उसे बेसिकली डाउन थ्रस्टिंग कहा जाता है, यानी ऊपर जो पार्ट गया उसको थ्रस्टिंग प्रोसेस कहा जाता है और नीचे वाले पार्ट को डाउन थ्रस्टिंग कहा जाता है, ठीक। फिर हुआ क्या, जैसे आपका एसी पार्ट हैज गॉन अपवर्ड बिकॉज ऑफ ओवर थ्रस्टिंग, फिर ड्यू टू अप थ्रस्टिंग ऑफ द साइड ऑफ एसी ब्लॉक अप टू कुछ 1000 मीटर्स के हाइट पे ऊपर बढ़ने की वजह से फिर क्या हुआ, एडी प्लॉफ्स पे बी पॉइंट पे बेसिकली आपका एक क्रैक जनरेट हो जाता है। क्या होता है, ये पॉइंट के ऊपर जाने के बाद बी पॉइंट पे क्रैक जनरेट होता है। उसके बाद द प्लेस ऑफ द क्रैक इज लोकेटेड एट हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि जो क्रैक जनरेट होता है बी पॉइंट पे सबसे इस पार्ट का बेसिकली सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है। ये पॉइंट आप नोट करके रखिएगा, ठीक है, सवाल पूछ लेता है। दिस न्यूली फॉर्म्ड क्रैक कंटिन्यूज टू इंक्रीज ग्रेजुअली, फिर वही प्रोसेस जो एसी पार्ट में हुआ था यहाँ पे क्रैक जनरेट होने के बाद थर्ड स्टेज में वही प्रोसेस हुआ सिमिलर। यहाँ पे एक बार पढ़ लेना, बुक के अंदर समझ में आ जाएगी। उसके बाद जब ऊपर गया तो क्या किया, इसको नीचे दबाया और ये ओपन स्पेस बचा, इसी को बेसिकली रिफ्ट वैलीज कहा गया। लेकिन जो सवाल था वही मैंने आपको बता चुका, क्यों इसे क्या किया गया, हटा दिया, नहीं एक्सेप्ट किया गया दोनों को, ठीक है। यहाँ तक था बेसिकली एंडोजेनेटिक फोर्स, यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं बेसिकली एक्सोजेनेटिक फोर्सेज की। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेज या प्रोसेस जो होते हैं इन्हें बेसिकली डेनुडेशनल प्रोसेस या कह सकते हैं डिस्ट्रक्शनल फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि बेसिकली हमारी एटमॉस्फेयर से आती हैं, ठीक। ये इन्हें बेसिकली डिस्ट्रक्शनल फोर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो फोर्स होती हैं ये कॉन्टिन्यूसली इंगेज होती हैं डिस्ट्रक्शन करने में, यानी जो कि बेसिकली स्ट्रक्चर हमारी एंडोजेनेटिक फोर्सेज के कारण बनी होती है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है एंडोजेनेटिक फोर्सेज, इसीलिए इन्हें डिस्ट्रक्शनल फोर्स भी कहा जाता है, ठीक। डेनुडेशनल इंक्लूड बेसिकली बोथ वेदरिंग एंड इरोजन, वेयर जो वेदरिंग होती है हमारी वो एक स्टैटिक प्रोसेस होती है जिसमें बेसिकली हमारे रॉक्स का बार बार टूटना होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है और डिकम्पोजिशन होता है रॉक का। वेयर एज इरोजन बेसिकली एक डायनेमिक प्रोसेस होती है जिसमें उस रॉक जो टूटी होती है डिकम्पोज हो जाती है हमारे छोटे छोटे पार्ट में, उसी को बेसिक इरोजन में उनको क्या करते हैं, रिमूव करके उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है इरोजनल प्रोसेस के अंदर, ठीक। ये वेदरिंग इरोजन है, इनको एक अलग से आपका चैप्टर दे रखा है, ठीक है, उसके अंदर हम इसको गहराई से पढ़ेंगे, इसलिए इस बुक के अंदर एक्सोजेनेटिक फोर्स के अंदर ज़्यादा नहीं दे रखा है। बुक के अंदर भी बात लिखा है लास्ट में, अगर आप ध्यान दोगे कि ये प्रोसेस को बेसिकली बाद में एक्सप्लेन किया गया है एक अलग चैप्टर से, इसलिए यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। फिर भी जो चीज़ें बुक के अंदर दे रखी थी उसके बारे में देख लेते हैं कि वेदरिंग जो होती है बेसिकली 3 तरह की होती है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ठीक। ये प्रोसेस होते हैं हमारे, ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे बायोस्फीयर इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो रॉक सॉइल कैसे बनती है, बेसिकली रॉक के डिकम्पोज होने के बाद ही हमारी सॉइल बनती है। तो जैसा कि जानते हैं यहाँ वेदरिंग प्रोसेस हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, क्योंकि वेदरिंग प्रोसेस से बेसिकली हमारी सॉइल बनती है और सॉइल हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती है यहाँ पे आपको बोल के समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद इरोजन बेसिकली क्या करती है, उसी सॉइल को वही रॉक जो छोटी छोटी होती है उनको भी क्या करती है, उखाड़ के ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है इरोजन के अंदर। वहीं दे रखा है कि द इरोजनल प्रोसेस इंक्लूड रनिंग वाटर और रिवर, ग्राउंड, सी वो ग्लेशियर, पेरी ग्लेशियर प्रोसेस एंड विंड। These erosional process erode the rock, transport the eroded material and deposit them in suitable places। और जहाँ पे बेसिकली क्या करती हैं, जहाँ पे जाके इरोजन प्रोसेस जिस मटेरियल को उखाड़ के ले जाती हैं कहीं ना कहीं आखिर उखाड़ के ले जाएगी, कहीं कहीं बेसिकली कुछ बैठाएगी भी ना, तो डिपोजिट करेगा, तो उसके कारण बेसिकली हमारी कई इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म भी फॉर्म हो जाती हैं अलग अलग मैग्नीट्यूड और डायमेंशन की। इन सब चीज़ों को बेसिकली हम क्या करेंगे, एक अलग चैप्टर दे रखा है उसके अंदर डीप में समझेंगे। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आज के क्लास में बेसिकली हमने क्या थोड़ा समझा, हमने बेसिकली पढ़ा फॉल्ट क्या बोलते हैं रिफ्ट वैलीज के बारे में। उसके अंदर हमने देखा कि जो हमारी प्लेट होती है वो कंप्रेसिव और टेंशनल फोर्स कारण उनके अंदर 2 जगह आपकी बेसिकली क्या करती है, क्रैक जनरेट होती है। जो मिडल पोर्शन होता है वो नीचे तरफ धंस जाता है और जो खाली स्पेस होता है उसे बेसिकली रिफ्ट वैलीज कहा जाता है। लेकिन इसे रिजेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि जब धंसती है उसके नीचे जो मैग्मा होती है उससे क्या होना चाहिए था, ऊपर तरफ आना चाहिए था उससे क्रैक के जरिए, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि कई रिसर्चर का यह कहना है, उन्होंने रिसर्च करके अपनी अलग अलग की, उनमें कहना है कि कई बार रिफ्ट वैली जो होती है हमारी एसोसिएट नहीं होती वॉल्केनिक इरप्शन। इसके बाद हमने एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर देखा, इन्हें बेसिकली डेनुडेशनल प्रोसेस भी कहा जाता है या कह सकते हैं डिस्ट्रक्शनल फोर्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी हमने देखा, ठीक है। उसके अंदर बेसिकली वेदरिंग और इरोजनल जैसी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जिसको हम बाद में
समझेंगे डीप में जाके, अलग चैप्टर दे रखा है बुक के अंदर। ठीक है, आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे उसे, और शेयर करना ना भूलें, फिर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं फिर आपको अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, जो कि बेसिकली रहेगा रॉक के ऊपर। जय हिंद।